आपकी तैयारी दूसरों से सोशियोलॉजी एज एन ऑप्शनल में अलग कैसे थी? हमेशा मेरी ये रहती थी कॉन्शियसली कि कहीं ना कहीं मुझे सोशियोलॉजी का कोई वैल्यू एडिशन मिल जाए, तो उससे मेरी कैसे ऑर्नामेंटल हो जाए मेरी आंसर, उसकी तलाश में रहता था सर मैं। पर उनको एक बड़ा डर सा लगा रहता है कि सर ये ऑफलाइन में बैठ के कुछ ज़्यादा तो नहीं अच्छा पढ़ लेंगे, या दिल्ली बड़े बड़े शहरों में कि उनको ज़्यादा तो नहीं पढ़ाया जा रहा है, मतलब एक इनसिक्योरिटी सी होती। तो ये ऑनलाइन सेगमेंट आपको क्या लगा, मतलब ये काम करता है, मतलब किस हद तक, मतलब ऑनलाइन इज ऑलवेज समथिंग जो कि आपके कंट्रोल में है। कौन सा पार्ट आप डिफिकल्ट लगे तो उससे आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। क्या आपको ये लगता है कि सीसेट, तो आजकल लोग बोलते हैं नहीं ये सब इंजीनियर और इनको फेवर कर है, डू यू रियली थिंक सो, या फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा और एफर्ट तो डालने ही पड़े जैसे सबको डालने पड़ते? सर आई थिंक बहुत थोड़ा टेक्निकल तो हो रहा है 2023 का, स्पेशली पेपर देखे तो आई थिंक हर किसी को अभी एफर्ट डालना है, चाहे वो ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के हो या फिर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो। एफर्ट तो सीसैट के लिए हर किसी को डालना है। हेलो डियर लर्नर्स, आज हमारे साथ हैं यूपीएससी 2023 में AIR 2 हासिल करने वाले अनिमेश जी प्रधान। स्वागत है आप सबका, और मुन्नाल सर का और आपका भी। हमेशा से हम लोगों का प्रयास रहा है कि अनुभव से सीखा जाए, तो इसीलिए एक सबसे अच्छे उदाहरण आज हमारे साथ बैठे हुए हैं। काफ़ी कुछ हम चर्चा करेंगे, और लर्नर्स को पढ़ाने के साथ साथ और भी प्रिपरेशन में बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। स्ट्रैटेजी, क्या गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, कौन सी चीज़ें काम की होती हैं, तो आज हम काफ़ी कुछ चर्चा करने वाले हैं। सो मुन्नाल सर से मैं चाहूँगा कि आप शुरू करें सर। थैंक यू सर। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ इस उपलब्धि के लिए। फर्स्ट अटेम्प्ट में सोशियोलॉजी ऑप्शनल के साथ आपने ये जो सफलता हासिल की है। मैंने आपके दूसरे भी इंटरव्यू देखे, आपका काफ़ी हंसमुख स्वभाव है, तो मैं आपको जो प्रश्न पूछूं उसी लहजे में पूछूंगा, तो आप ऐसा मत सोचना कि वो मेरा घमंड या अहंकार या कॉकीनेस है। सर पहला मेरा प्रश्न ये है कि आप इंजीनियर है तो ये एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट ऑप्शनल क्यों नहीं लिया, जिसका सिलेबस अलेजेडली बहुत शॉर्ट है, टेक्निकल बैकग्राउंड वालों ने लेना चाहिए, तो फिर सोशियोलॉजी क्यों लिया? सर मेरा एक सब्जेक्ट था, एक सेमेस्टर के एक पेपर, सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो उसके बाद मैं थोड़े बहुत ऐसे सोशियोलॉजी, सोसाइटी के बारे में ऐसे और मैं डिबेटर भी था NIT राउरकेला में, तो हम उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ऐसे रिसर्च वगैरह करते थे और उसमें मेरी रुचि थी। तो जब एक्चुअली टाइम आया कि ऑप्शनल क्या लूँ, तब मुझे एंथ्रोलॉजी, मैथ्स और सोशियोलॉजी, इनमें कन्फ्यूज़न था, परंतु प्योरली बेस्ड इंटरेस्ट की वजह से सोशियोलॉजी मैंने चूज़ किया। फिर पता चला कि रिसोर्सेज, टेस्ट सीरीज़ और जो मार्क टॉपर्स के मार्क्स भी देखे तो मेरे चेकलिस्ट के सारे बॉक्सेस टिक कर रहे थे सोशियोलॉजी, सो इसीलिए सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी। सर आजकल देखें तो मतलब जितना माहौल और डेटा इंटरप्रिटेशन लोग निकालें, कोचिंग वाले मार्केटिंग करें, तो बहुत सारे विद्यार्थी पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी लेते हैं। आपके भी जो दोस्त होंगे उनमें से भी कुछ ने लिया होगा, तो वो सब नहीं सिलेक्ट हो पाए और आप हो पाए, तो आपकी तैयारी दूसरों से सोशियोलॉजी एज एन ऑप्शनल में अलग कैसे थी? सो मुझे लगता है कि अभी इतना कॉम्पिटिटिव हो गया है ये सारे सब्जेक्ट्स की, जो बेसिक क्वेश्चन आंसर राइटिंग होते हैं वो हर कोई कर चुका है, अभी उस लेवल पे आ चुका है। तो मुझे लगता है जो डिफरेंस क्रिएटर क्या होगा कि मैं हमेशा कहीं ना कहीं सोशियोलॉजी की वैल्यू एडिशन मटेरियल को ढूंढता रहता था, चाहे, और मैं इंडियन एक्सप्रेस में बहुत अच्छे सोशियोलॉजिस्ट लिखते हैं अभी भी, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, जो यूजुअली पता मेरे हिसाब से एस्पिरेंट्स इग्नोर कर देते होंगे क्योंकि वो कोचिंग मटेरियल्स में नहीं आते, बट मैं उनके वो 2-3 पंक्तियों को हमेशा स्क्रीनशॉट करके रख देता था और बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ किया होगा मैंने। तो आई थिंक हमेशा मेरी ये रहती थी कॉन्शियसली कि कहीं ना कहीं मुझे सोशियोलॉजी का कोई वैल्यू एडिशन मिल जाए, तो उससे मेरी कैसे ऑर्नामेंटल हो जाए मेरी आंसर, उसकी तलाश में रहता था सर। दोस्तों, अनअकैडमी ऑर्गेनाइज कर रहा है इस बार का लास्ट मॉक टेस्ट, यूपीएससी प्रीलिम्स मॉक टेस्ट 2024 ऑन 2 जून 2024। दोस्तों, इस टेस्ट के लिए आप फ्री में रजिस्टर कर सकते हैं, एंड ये मॉक टेस्ट यूपीएससी प्रीलिम्स के लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है, जिसमें आपको मिलेगा मौका देश के सबसे बड़े पूल के साथ पार्टिसिपेट करने का। दोस्तों, GS टेस्ट होगा 9:30 AM से 11:30 AM, एंड CSAT का टेस्ट होगा 2:30 PM to 4:30 PM ऑन जून 2। और दोस्तों, इस टेस्ट के टॉप 500 पार्टिसिपेंट्स को मिलेगी यूपीएससी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस फॉर फ्री, एंड टॉप 10 पार्टिसिपेंट्स को मिलेगा अनअकैडमी यूपीएससी सब्सक्रिप्शन फॉर 1 मंथ फॉर फ्री। अनिमेश जी, मतलब अभी चर्चा काफ़ी हुई हमारी, सर से भी मतलब अब अच्छे जवाब दिए हैं आपने एकदम, कि काम चीज़ें हो जाएं बच्चों के लिए। मेरे बार बार ही दिमाग में एक ख्याल आता है, लर्नर्स पढ़ा तो मैं ऑनलाइन ही रहा हूँ काफ़ी समय से, पर उनको एक बड़ा डर सा लगा रहता है कि सर ये ऑफलाइन में बैठ के कुछ ज़्यादा तो नहीं अच्छा पढ़ लेंगे, या दिल्ली बड़े बड़े शहरों में कि
उनको ज़्यादा तो नहीं पढ़ाया जा रहा है, मतलब एक इनसिक्योरिटी सी होती है। क्योंकि मैं आपको देख रहा हूँ कि आप जॉब भी करते थे, तो शायद ये ऑफलाइन कई बार मोड आपके लिए काम नहीं कर पाएगा। मतलब मैं ये नहीं ठहरा रहा हूँ कि ऑफलाइन गलत होता है, बट कई बार हमें मजबूरी रहती है। तो ये ऑनलाइन सेगमेंट आपको क्या लगा, मतलब ये काम करता है, मतलब किस हद तक, मतलब ऐसे? सर मेरी पोस्टिंग दिल्ली में थी, बट वो कोइंसिडेंस थी। मैं ऐसा कोई नहीं कि दिल्ली प्रिपरेशन के लिए शिफ्ट हुआ था, बट और मैं क्लासरूम कोचिंग कोई ले नहीं पाया क्योंकि टाइम था नहीं। और मेरे हिसाब से मैंने ऐसे बहुत फ्री ऑनलाइन रिसोर्सेस के लिए होंगे यूज़, जैसे आपकी ज्योग्राफी के वीडियोस। स्टार्टिंग तो आई थिंक फर्स्ट डे 1 में अगर आई हैव सीन कोई फ्री वीडियोस तो मृणाल सर के वो जो पुराने वीडियो सर के हैं उनसे आई प्रिफर्ड। मेंस के जस्ट पहले प्रतीक सर के आई सीन वर्ल्ड हिस्ट्री के वीडियोस। सो आई थिंक वो ईज़ और कंफर्ट ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ऑफलाइन। अदर ऑफलाइन में बहुत डिस्करेज होता था ये सोच के कि 2-3 घंटे एक साथ बैठना है, मतलब वो आपके कंट्रोल में नहीं है। और क्लासरूम में ऐसी बहुत अननेसेसरी चीज़ें चलती हैं और जाना आना, तो मुझे हमेशा से लगता था कि ऑनलाइन इज़ ऑलवेज समथिंग जो कि आपके कंट्रोल में है। कौन सा पार्ट आप डिफ़िकल्ट लगे तो उससे आप अच्छे से पढ़ पाएंगे, जो नहीं पसंद, मतलब जो आपको लगता है कि मैं कंफर्टेबल हूँ तब उसे स्किप कर दीजिएगा। तो आई थिंक ये लर्नर्स के ऊपर कंट्रोल आ जाता है व्हेन इट्स ऑनलाइन, एंड आई थिंक ऑनलाइन ओवर ऑफलाइन फॉर मी एनी डे। मतलब कंटेंट में कहीं कमी तो नहीं लगती आपको ऐसे, ये ऑनलाइन से ज़्यादा मुझे लगता है कंटेंट बहुत ज़्यादा है ना, वो कंटेंट का क्वालिटी प्लस क्वांटिटी दोनों ऑनलाइन में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ऑफलाइन। और ये भी होता है कि ऑफलाइन अगर आप किसी जगह पढ़ रहे हैं तो आप हर सब्जेक्ट सिर्फ उसी इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं। बट मैंने इतने ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ किए ऑनलाइन अक्रॉस इंस्टीट्यूट्स, अक्रॉस ऐसे इंडिविजुअल एजुकेटर्स, तो मैं खुद से पिक करता था कि ये वाले टॉपिक्स मुझे इनका अच्छा लग रहा है तो इनसे पढ़ लूँ, ये वाला टॉपिक इनसे अच्छा लगे ये वीडियो से तो पढ़ लूँ। तो देयर इज़ नोबडी कि ये 10 तुमने एनरोल कर लिया ऑफलाइन में तो तुम्हें इसी 5 एजुकेटेड से हमारे पास सिर्फ इन्हीं 5 से पढ़ो, जो कि ऑनलाइन में नहीं था। एंड आई थिंक दैट हेल्प्ड। सर स्कूलिंग किस मीडियम से आप? सर इंग्लिश मीडियम में नहीं। और आपने कॉलेज कहाँ से की? सर NIT राउरकेला से। सर ये जो क्या आपको ये लगता है कि CSET, तो आजकल लोग बोलते हैं नहीं ये सब इंजीनियर और इनको फेवर कर है, डू यू रियली थिंक सो, या फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा और एफर्ट तो डालने ही पड़े जैसे सबको डालने पड़ते हैं? सर आई थिंक बहुत थोड़ा टेक्निकल तो हो रहा है। 2023 का स्पेशली पेपर देखे तो मुझे लगता है कि मतलब ग्रेजुअली तो हो रहा था, बट 2022 से 23 का वो जो स्टेप था वो थोड़ा हाई था। और मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ और मेरी मैथ्स मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी थी, बट उस दिन वो वहम भी टूट गया था। तो आई थिंक हर किसी को अभी एफर्ट डालना है, चाहे वो ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के हो या फिर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो। एफर्ट तो CSAT के लिए हर किसी को डालना है, बट ऑब्वियसली सिंस बैकग्राउंड रहा है तो वो थोड़ा ईजियर रहेगा। बट देन आई थिंक अब उस पर कंप्लेन करते रहेंगे तो देन वो तो हमारे हाथ में है नहीं। तो कंप्लेन जिस दिन स्टॉप कर लेंगे एंड प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेंगे तब CSAT थोड़ा ईजी लगेगा। बहुत गहरी बात करी सर आपने कि ये जो दोषारोपण दूसरों पे करना, तो भाई UPSC तो अपनी रीति रिवाज बदलेगी नहीं, हमें ही अपने को डालना पड़े। सर आप ये जो तैयारी आपने आपकी शायद एज 24 ईयर्स है, तो आपने तैयारी कब से शुरू करी UPSC? सर फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन में 2022 फरवरी जनवरी के टाइम पे किया, बट उससे पहले मैं बहुत ज़्यादा टॉपर वीडियोस देखता था और पता था कि कौन से रिसोर्सेज यूज़ होते हैं, ये जो बुक्स वगैरह होते हैं उनके बारे में वेल अवेयर था। बट फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन टाइमलाइन के साथ, गोल्स के साथ कि ऐसे पढ़ना है, वो फरवरी 2022 से शुरू की थी सर। तो लगभग 2 साल की आपकी तैयारी है। और ऑप्शनल कंप्लीट करने में सर कितना टाइम लगा? सर सोशियोलॉजी थोड़ा छोटा ऑप्शनल था और मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि मैं किसी एक टॉपर नोट्स से ही पढ़ूँ। तो बट मैंने आई थिंक जब मैंने फरवरी से पढ़ा, स्टार्टिंग टिल दिसंबर मिड जनवरी तक मैं ऑप्शनल पढ़ता ही रहा। मतलब ऐसा कभी नहीं था एक्सेप्ट वो 4 महीने प्रीलिम से पहले कि मैं ऑप्शनल छोड़ दिया। तो आई थिंक 7 महीने में मैंने पढ़ा होगा और फिर 3 महीने मैंने आंसर राइटिंग की होगी सोशियोलॉजी की, बट पूरे टाइम में सोशियोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ था। मतलब 10 महीने की तो तपस्या की है। और मित्रों ये ज़रूरी भी है क्योंकि जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है उनका सिलेबस MA से कम और BA से ज़्यादा, मतलब वो 4 साल की लेफ़्ट राइट करनी पड़े तो कम से कम इतना तो मांगता है। तो फिर आप 2-2, 3-3 महीने के क्रैश कोर्स और ये सब देख के अगर सोच रहे हैं कि ऑप्शनल में अपना काम हो जाएगा तो आप बस कोचिंग वालों को सर करोड़पति बनाया जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा है।
आप या तो तैयारी करनी है तो तरीके से करनी चाहिए, वरना फिर आप जो भी हैं उसके अंदर और भी तरीके हैं सर खुश रहने के और करियर में आगे बढ़ने के। मेरी बस एक ये बात है कि लर्नर को आप अपने अनुभव से बस इतना बताओ कि यार इस पूरी प्रिपरेशन में कुछ छोटी छोटी गलतियां मत करना। आपको जो लगा यदि कि ये यदि करोगे तो बहुत दिक्कत होगी या लंबा समय लग जाएगा, कुछ एक दो ऐसी गलतियां आपको लगता है कि ये तो नहीं करनी चाहिए। एक तो सर CSAT को नहीं इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि जब प्रीलिम्स ख़त्म हुआ मुझे लगा कि CSAT नहीं होगा क्वालिफाई इस बार, और मेंस जब ख़त्म भी हुआ था तब मैंने CSAT पढ़ना पहले शुरू किया था। तो वो पहला चीज़ है। और दूसरा चीज़ यह है कि सर मुझे लगता है कि हम बहुत ज़्यादा कंटेंट रिसोर्सेज के ऊपर बहुत ज़्यादा भागते हैं, और कोई भी बुक जो पकड़ते हैं ये प्राइमरी थॉट से पकड़ते हैं कि इससे नॉलेज एक्सट्रैक्ट करना है, बट आई थिंक वो सेकेंडरी होना चाहिए और प्राइमरी होना चाहिए कि इस कंटेंट से मैं आंसर कैसे कर पाऊँगा, एग्ज़ाम कैसे क्लियर कर पाऊँगा। वो पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा सबकॉन्शियसली माइंड में रहना चाहिए कि मैं कुछ भी मटेरियल पढूँ, कुछ भी बुक पढूँ, इस मटेरियल से मैं आंसर में क्या लिख पाऊँगा। तो आपकी प्रिपरेशन उस हिसाब से एड्रेस होनी चाहिए, और एस्पिरेंट्स को ऐसा नहीं करना चाहिए कि हर बुक हर कंटेंट को उठा के पढ़ लिया और देखा नहीं कि इससे क्या करूँ मैं। सर ग्रेजुएशन कब कंप्लीट किया था? सर 2021 में। थोड़ा पर्सनल सवाल है पर पूछ लेता हूँ मैं। कई बार लोगों के मुझे ईमेल आते हैं, ये वो जो भी छोटी मोटी उनकी फैमिली प्रॉब्लम्स हो, पर्सनल प्रॉब्लम्स हो, कुछ ना कुछ माँ बाप ने कुछ डांट दिया, ब्रेकअप हो गया, घर में किसी का निधन हो गया। मैं आपके बारे में अखबार में पढ़ रहा था कि फादर और मदर दोनों का देहांत हो गया, और मदर का तो अभी अभी कैंसर में आपका डेथ हुआ, और फिर भी आपने खुद को संभाला। और ये जो कोरोना का भी समय तो आपने देखा है, तो आजकल लोनलीनेस के चलते लोग ज़्यादा वो विषाद में, डिप्रेशन में रहते हैं। सो हाउ डिड यू मैनेज, मतलब क्या, कैसे अपनी ये स्टील ग्रिट का क्या है? सर एक तो मुझे लगता है कि मेरी मम्मी ही खुद सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन थी कि चाहे उन पे क्या भी बीत रही थी, वो उनकी पूरी सैक्रिफाइस सिर्फ मेरे लिए थी। तो वो देख के लगता था कि मेरी जो प्रिपरेशन में छोटी मोटी परेशानियाँ आ रही है वो तो बहुत छोटी है एज़ कम्पेयर टू वो जो गुजर रही है। बट उसके अलावा मेरी एक बहुत छोटी सी स्कूल फ्रेंड्स की एक सपोर्ट सिस्टम थी, बहुत स्ट्रॉन्ग। हर रोज़ उन्होंने मुझ पे मेरा ख्याल रखा होगा, पूछा होगा आज क्या किया, कैसे सब कुछ चल रहा है। तो वो सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग थी। मेरी बहन का बहुत ज़्यादा रोल रहा है। उसके अलावा सर मैं 2 साल, आपने जैसे बताया, अगर सब कुछ ठीक भी चलता है, यूपीएससी इटसेल्फ एज अ जर्नी बहुत लोनलियर है। तो मैंने 2 साल से जब से मम्मी की डायग्नोसिस हुई थी उस टाइम से थेरेपी में हूँ अभी भी। तो मैंने एक प्रोफेशनल मेंटल हेल्थ सपोर्ट भी लिया है। तो मित्रों, जीवन में मित्रों का भी महत्व है, और ये जो स्कूल के समय के होते हैं वो सर लंबा चलते हैं। ऐसा व्हाट्सएप वगैरह से आप बना दो ग्रुप तो वो इतना आपको, खैर सर मुझे बहुत आनंद हुआ। एंड क्योंकि आपको और भी आगे ट्रैवल करना है, कार्यक्रम है, तो ज़्यादा समय नहीं लेते, बट आई एम रियली हैप्पी एंड डिलाइटेड विथ योर सक्सेस। और ऐसी सफलता और ऐसी मुस्कुराहट से आप दूसरों को भी इंस्पायर करते रहे, ऐसी हमारी शुभकामनाएं सर। थैंक यू वेरी मच। लेट्स क्रैक इट।